बीजेपी ने जारी की 5वीं लिस्ट। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 111 सीटों के उम्मीदवारों के ये 5वीं लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है और 111 उम्मीदवारों की ये 5वीं लिस्ट सामने आ चुकी है। और इस लिस्ट के हम नाम आपको पढ़कर सुना दें। सबसे पहले बिहार में पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट मिला है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को टिकट दिया गया है। मधुबनी से अशोक यादव को टिकट मिला है। बिहार के अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिला है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, सारण से राजीव प्रताप रूडी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उजियारपुर लोकसभा सीट से नित्यानंद राय, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, उन्हें एक बार फिर से टिकट मिला है। गिरिराज सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। बेगूसराय से टिकट मिला है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगे। आरा से आर के सिंह को टिकट मिला है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला है और सासाराम से शिवेश राम को टिकट मिला है। जबकि अगर हम गुजरात की बात करें तो वडोदरा से हेमेंद्र जोशी चुनावी मैदान में होंगे और सुरेंद्रनगर से चंदूभाई छगनभाई शिहोरा को टिकट मिला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट मिला है। हिसार से रणजीत चौटाला उम्मीदवार होंगे। रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा को टिकट मिला है। बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट मिला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं। झारखंड की दुमका सीट से सीता सोरेन बीजेपी उम्मीदवार होंगी, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी। और कर्नाटक के बेलगाम से जगदीश शेट्टार को टिकट मिला है। और इसके अलावा जो बड़े नाम हैं, वायनाड से के सुरेंद्रन उम्मीदवार होंगे, यानी राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के सुरेंद्रन को केरल में चुनाव लड़ाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एर्नाकुलम से के.एस. राधाकृष्णन उम्मीदवार होंगे। और इसके अलावा अगर हम ओडिशा की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री संबलपुर से चुनावी मैदान में होंगे। प्रताप सारंगी को बालासोर से एक बार फिर से टिकट दिया गया है और संगीता सिंह देव को एक बार फिर से ओडिशा की बालांगीर लोकसभा सीट से टिकट मिला है। बैजंत पांडा को केंद्रपाड़ा से बीजेपी ने अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। ओडिशा की केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट है। पुरी से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे संबित पात्रा, पिछली बार चुनाव हार गए थे। और अपराजिता सारंगी एक बार फिर से भुवनेश्वर से उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं तो बड़ी खबर आप देखिए, सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट मिला है। 2019 का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को टिकट मिला है। 2019 का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिला है। रामायण में आप इन्हें राम के रूप में देख चुके होंगे। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट मिला है जनरल वीके सिंह की जगह। अलीगढ़ से सतीश गौतम का टिकट रिपीट हुआ है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि को टिकट मिला है, फिलहाल ये बीजेपी के विधायक हैं। बदायूं से ये टिकट कटा है संघमित्रा मौर्य का, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। दुर्विजय सिंह शाक्य नए उम्मीदवार होंगे बदायूं से। जी न्यूज ने आपको पहले ये नाम बताए थे। बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कट गया है। छत्रपाल सिंह गंगवार उम्मीदवार होंगे। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पिछले कई दिनों में उन्होंने बीजेपी के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए थे और पीलीभीत से बीजेपी ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को इस वक्त टिकट दिया है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट मिला है और कानपुर से पत्रकार रमेश अवस्थी को टिकट मिला है। बाराबंकी से राजरानी रावत को टिकट मिला है और बहराइच से अरविंद गोंड बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ रविंद्र कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रविंद्र, कई बड़े नाम इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अरुण गोविल मेरठ से, तो मंडी से यहाँ पर अगर हम देखिए जो हिमाचल प्रदेश की लिस्ट इस वक्त सामने आई है, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत उम्मीदवार होंगी। क्या ज्यादा जानकारी है, किस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर बीजेपी ने यह लिस्ट तैयार की है? देखिए, जीत का क्राइटेरिया है और उसमें कंगना रनौत मंडी से चुनाव लड़ेंगी। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज हैं। उसी तरह से झारखंड से सीता सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगी। दुमका से पहले दूसरे सोरेन का नाम हुआ था, उनको वापसी लिया गया। और सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष शिबू सोरेन की बहू है, आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी, उनको दिया गया है। धनबाद में भी चेहरा बदला गया है, पीएन सिंह की जगह पर ढुल्लू महतो को दिया गया है। चतरा से कालीचरण सिंह को दिया गया है। उसी तरह से आप हरियाणा में जाइए तो आप हरियाणा में हिसार से रंजीत चौटाला जो आज ही ज्वाइन किए हैं बीजेपी, उनको दिया गया है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनको टिकट दिया गया है। रोहतक से पहले की तरह अरविंद कुमार शर्मा है। सोनीपत से मोहनलाल बडोली हैं। इसी तरह से आप देख गोवा में पल्लवी निवास डेम्पो को टिकट दिया गया है।
बिहार में नवादा से पहली बार चुनाव लड़ेंगे विवेक ठाकुर, जो राज्यसभा सदस्य थे। औरंगाबाद में कंट्रोवर्सी थी, लेकिन वहां पर टिकट सुशील कुमार सिंह को ही मिला है। सासाराम से वहां से नया उम्मीदवार को उतारा गया है, शिवेम राम है, ये जो पहले 4 बार के बीजेपी सांसद रहे हैं, मुनीलाल उनके बेटे हैं। उसी तरह से बक्सर से टिकट बदला गया है, अश्विनी चौबे को काटकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया। आरा से वही उम्मीदवार आर.के. सिंह, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। गिरिराज सिंह, नित्यानंद, राजू प्रताप रूडी, सिग्रीवाल। मुजफ्फरपुर से टिकट काटा गया है, वहां से राजभूषण निषाद ये नया चेहरा होंगे। गोपाल जी ठाकुर पहले से, प्रदीप कुमार सिंह। बिल्कुल। और रविंद्र, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में राजू बिस्ता को एक बार फिर से दार्जिलिंग से उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा तामलुक लोकसभा सीट से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और दिलीप घोष को बर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। और इसके अलावा कृष्णानगर की अगर हम बात करें, वहां से अमृता रॉय चुनाव लड़ेंगी। ये इस वक्त की खबर सामने आ रही है। रविंद्र, पश्चिम बंगाल को लेकर क्या रणनीति यहां पर बीजेपी ने तैयार की है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती है। एक बात और बता दूं उसके पहले, जो बड़ा नाम एक दिख रहा है, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा, जहां पर बीजेडी के साथ जो गठबंधन की बात चल रही थी, वो टूटने के बाद जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं अभी तक, संबलपुर से चुनाव लड़ेंगे। जुएल ओराम सुंदरगढ़ से पहले भी चुनाव लड़ते रहे, वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से आप देखिए, संगीता सिंह देव बड़ा नाम है, बालागीर से चुनाव लड़ेंगी। बैजयंत जय पांडा जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, पहली बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा के केंद्रपाड़ा से लड़ेंगे बैजयंत जय पांडा। इसी तरह से संबित पात्रा पुरी में पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। अपराजित सारंगी ये फिर से चुनाव लड़ रही हैं। जहां तक आप एक बात और बता दूं, जो जानकारी मिल रही है राजस्थान से, राजस्थान में जयपुर में नया चेहरा है, श्रीमती मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो पिछली बार टोक सवाई माधोपुर से थे, उनको फिर से टिकट दिया गया है। अजमेर से भागीरथ चौधरी हैं, जिनका टिकट पर बहुत संदेह था। महिमा विश्वेश्वर सिंह ये राजसमंद से टिकट दिया गया है। राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से, जहां से राज्यवर्धन राठौर कभी हुआ करते थे, उनके जगह पर राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। जहां तक तेलंगाना की बात है, एक बात जरूर बता दूं कि यहाँ से अरूरी रमेश और चंद्रा विनोद राव उत्तर, और जहां पश्चिम बंगाल की जो बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चुनौती अगर बीजेपी को है तो कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में है, और इसलिए यहाँ पर विशाल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या एक्सपेक्टेड लाइन पर है जो सीटों का ऐलान किया गया है? क्या कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको अप्रत्याशित तौर पर टिकट दिया गया है और कुछ का टिकट काटा गया है? देखिए चंदन, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यह है कि वरुण गांधी का पीलीभीत सीट से टिकट काट दिया गया है। वरुण गांधी जो कि लगातार बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, वरुण गांधी को टिकट काटा है। लेकिन दूसरी तरफ वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को एक बार फिर से सुल्तानपुर से टिकट दिया है। यानी बीजेपी ने एक बड़ा संदेश यह दिया है कि बीजेपी में रहकर बीजेपी की नीतियों पर, पार्टी की नीतियों पर जो सवाल खड़े करेंगे उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। एक ये बड़ा संदेश यहां पर बीजेपी ने दिया है, क्योंकि वरुण गांधी लगातार कुछ इस तरह के बयान सरकार की नीतियों के खिलाफ देते रहे थे। और देखिए, वरुण गांधी का अगर टिकट काटा है तो वहां पर बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने के लिए भेजा। जितिन प्रसाद जो कि पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, विधायक बने, और फिर उसके बाद इस वक्त योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरा बड़ा नाम अगर आप देखिए, जनरल वीके सिंह, जिन्होंने थोड़ी देर पहले चुनाव लड़ने से इनकार किया था, उनकी जगह अतुल गर्ग को टिकट मिला है। जनरल वीके सिंह का टिकट कटा है। तीसरा बड़ा नाम है मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, 3 बार के सांसद रहे हैं, उनका टिकट काटकर अरुण गोविल को यहां पर बीजेपी ने टिकट दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखिए, बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया है, मौजूदा सांसद हैं, उनकी जगह ध्रुविजय शाक्य को टिकट दिया है, जो कि बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा कानपुर का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया है। कानपुर में एक पत्रकार रमेश अवस्थी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और साथ ही आप देखिए, हाथरस का टिकट बीजेपी ने काटा है, लेकिन 2 टिकट यहां पर रिपीट किए हैं। 2014 में 19 में जो चुनाव लड़े थे राघव लखनपाल, हार गए थे, लेकिन उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। मुरादाबाद में भी सर्वेश सिंह 2019 का चुनाव हार गए थे, उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। बरेली में 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का इस बार टिकट काट दिया गया और छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया
है, लेकिन सबसे बड़ा नाम कह सकते हैं वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। अब वरुण गांधी आगे क्या करेंगे? क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में जाएंगे या घर बैठेंगे, क्योंकि उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई हैं। जी बिल्कुल। और इन सबके बीच रविंद्र, अगर बात की जाए बीजेपी की ओर से कई बड़े चेहरे थे जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, और अगर हम सीटों को गौर से देखें तो जो दूसरी पार्टियों से आए नेता हैं, चाहे सीता सोरेन हो, नवीन जिंदल हो, रंजीत चौटाला हो, तमाम नाम ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को भी दिए गए हैं। तो एक चीज साफ है रविंद्र की विनेबिलिटी देखी जा रही है, दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी उन पर भी दांव लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक बीजेपी ने जो 5वीं लिस्ट में से 11 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब तक 402 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, पवन सिंह और एक रावत। तो इस तरह से कुल 400 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने अभी तक कर दी है। इसका अर्थ है कि बीजेपी के जो टारगेट है 480 के करीब चुनाव लड़ने का, उसमें अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। जहां तक एक बात और है, आप देखिए कि बीजेपी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो नेपथ्य में चले गए थे। चाहे आप देखिए कि उड़ीसा से रुद्र नारायण पाणी, ये नाम एक बड़ा नाम हुआ करता था राज्यसभा में, जब भी बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तो वहां पर बीजेपी का ये उम्मीदवार के तौर पर उनको लड़ाया गया है। इसी तरह से जैसा कि यूपी से बता रहे हैं अभी विशाल ने बताया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े चेहरों को उतार रही है। जो जीत सकते थे उनको उतारा गया है, जिनका परफॉर्मेंस खराब था। चाहे बिहार में आप देखिए कि छेदीलाल पासवान जो सासाराम से थे, उनको टिकट का, अश्विनी चौबे एक बड़ा नाम था, उनका टिकट काटा गया। इसी तरह से मुजफ्फरपुर से अजय निषाद थे, उनका टिकट काटा गया। मधुबनी से बक्सर से अश्विनी चौबे, सासाराम छेदी पासवान, कई जगह जो टिकट काटे गए हैं और नए उम्मीदवारों को उतारा गया। साथ ही आप देखिए कि पास में ही, दिल्ली के पास में अगर देखा जाए हरियाणा से, तो बड़े नामों को वहां पर उतारा गया है जातीय इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। रंजीत चौटाला, जो चौटाला परिवार से ही आते हैं, उनको टिकट दिया गया है। एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कुरुक्षेत्र से उतारा गया है। कंगना रनौत एक बड़ा चेहरा है, उनको मंडी से उतारा गया। मंडी में आप जानते हैं कि प्रतिभा सिंह जो बगावत कर चुकी है एक तरह से कांग्रेस से, उनको बीजेपी में आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन नहीं आई, तो वहां से कंगना रनौत को उतारा गया है चेहरा। यानी 4 सीटों को वहां घोषणा कर दी है बीजेपी ने। तो जो जीत सकते थे उनका जो परफॉर्मेंस बेहतर था, या फिर इक्वेशन, अब इक्वेशन आप देखिए कि सारण से राजीव प्रताप रूडी को फिर से उतारा गया है, जहां पर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह से आप विवेक ठाकुर जो भूमिहार कैटेगरी कास्ट से आते हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको उतारा गया है। तो जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। जो बाहर से आए हुए उनको भी टिकट दिया गया है। जैसे तिरुपति से आज ही वर प्रसाद राव ज्वाइन किए थे बीजेपी, उनको उतारा गया है। इसी तरह से आप सीएम रमेश जो पहले दूसरी पार्टी में थे, बीजेपी में ज्वाइन किए थे, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। डी पुरंदेश्वरी को लड़ाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से जो 6 सीटें बीजेपी कोटे में थी, किरण कुमार रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी गणित रखी गई है, चेहरा भी हो, जातीय समीकरण भी हो और जीतने की पूरी संभावना। लेकिन विपक्ष को ये बोलने का मौका जरूर मिल जाएगा रविंद्र कि भाई कांग्रेस से आए हुए नेताओं को, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हुए नेताओं को मौका दे रही है बीजेपी, उसके पास अपने उम्मीदवार नहीं है। एक बड़ा हथियार तो निश्चित तौर पर दूसरे पार्टियों को मिलेगा। देखिए बीजेपी ने उन सीटों पर भी कई दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को टिकट दी है जो बीजेपी पिछली बार हार गई थी। ये भी देखने वाली बात है। जो या फिर एक परसेप्शन भी बनाने की बात है। अब झारखंड में बीजेपी की लड़ाई अगर है किसी से, तो जेएमएम मेन है, जेएमएम के गठबंधन से। ऐसे में अगर सीता सोरेन ज्वाइन कर रही है और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बहू है, दुर्गा सोरेन जो स्वर्गीय है, उनकी पत्नी रही है, ज्वाइन की है, तो इसलिए उतारा गया है। तो बात वही है कि जो जीत सकता है, जो जातीय समीकरण पर फीट बैठता है, जो परसेप्शन वाइज हो, जो दूसरी पार्टियों का बड़ा चेहरा रहा है, जो अपने साथ कुछ वोट लेकर आए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ, उन सभी को टिकट दिया गया। हाँ, इसमें जो बीजेपी का कैडर है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नाराजगी जरूर दिखाए या आता हो, लेकिन जब चुनाव आता है, अभी समय है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट करके उनको मना लेती है। जी विशाल, अगर बात की जाए वरुण गांधी की, तो यह कहना गलत होगा कि बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। यह कहना ज्यादा सही होगा कि वरुण गांधी ने खुद अपना टिकट काटा है। पिछले कुछ समय से लगातार वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, हर मुद्दे पर विपक्ष की तरह बर्ताव कर रहे थे, तो उनको तो टिकट मिलना चमत्कार होता, उनका टिकट कट तो उन्होंने खुद ही काटा है। देखिए चंदन, वरुण गांधी का अहंकार उनको यहां पर ले डूबा है। ये
एक लाइन में कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बयानबाजी थी, जिस तरह से उनके बयान आ रहे थे, उससे आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने अपना टिकट खुद काटा है। एक तरह से बीजेपी ने उनका टिकट तो काटा ही काटा, लेकिन वरुण गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे थे, ऐसी बयानबाजी कर रहे थे बीजेपी की नीतियों को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी कई बार कई मौकों पर असहज हो रही थी और इसीलिए पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। देखिए, बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। यानी एक साफ संदेश बीजेपी ने यह दिया है कि अगर पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। यह सीधा संदेश वरुण गांधी का टिकट काटकर यहां पर दिया गया है। ठीक है रविंद्र, और इन सब के बीच अरुण गोविल को मेरठ से टिकट देना तो बीजेपी के लिए जो राम मंदिर का मुद्दा अहम रहा है, और अरुण गोविल को काफी तवज्जो भी दी गई थी उस दौरान, और काफी दिनों से चर्चा थी कि अरुण गोविल को मेरठ से लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए अरुण गोविल जाहिर सी बात है कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका निभाए थे, रामायण में बड़ा कैरेक्टर था उनका, और उनकी आज भी वो तस्वीर आपको याद होगा कि जब एक एयरपोर्ट पर दो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक है अरुण गोविल का एक पर्सनालिटी है, और इसलिए उनको उतारकर न सिर्फ राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का एक अवतरण हुआ भगवान राम का, उस परिपाटी को और आगे बढ़ाने में अरुण गोविल काम करेंगे, न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे यूपी में। और अरुण गोविल एक स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी के पास होंगे। आप देखिए कि जब शत्रुघ्न सिन्हा के जाने के बाद बीजेपी में हेमा मालिनी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर पाती है, मनोज तिवारी एक बचते हैं, या फिर थोड़े बहुत अगर देखा जाए तो दूसरे जो भोजपुरी की स्टार है, ऐसे में अरुण गोविल एक बड़ा स्टार कैंपेन होंगे, कंगना रनावत एक बड़ा स्टार कैंपेनर होंगी बीजेपी के, जो फिल्मी दुनिया से आती हैं। तो ये श्री राम का भी भूमिका निभाने के कारण से, और मेरठ में उनको उतारकर बीजेपी पूरे पश्चिमी यूपी में कहीं न कहीं जो पिछले 19 का जो चुनाव नतीजे थे उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जीतने में अदा कर सकते हैं अरुण गोविल। जी बिल्कुल, और अगर बात की जाए अश्विनी चौबे की, तो माना यह जा रहा था कि अश्विनी चौबे की सीट खतरे में थी, क्योंकि अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी जो है बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। यह माना जा रहा था कि उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है, और बुजुर्ग नेता है, लेकिन उनका टिकट काटने में कोई रहम नहीं किया गया। रविंद्र, जाहिर सी बात है, देखिए बिहार में बहुत से जो सांसद थे उनका टिकट बच गया है, आप कह सकते हैं, जहां पर जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि यूपी के पहली सूची में 51-52 जो बीजेपी के सांसद थे उनमें से अधिकतर को टिकट मिला था। उसी तरह बिहार में भी आप देखिए कि अधिकतर को टिकट मिल गया, लेकिन अश्विनी चौबे परफॉर्मेंस वाइज या फिर जो मंत्रालय था उसमें भी परफॉर्मेंस उनका बहुत ज्यादा बेहतर नहीं आका गया। सर्वेक्षण में भी उनकी बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन नहीं रहा है। ऐसे में उनका टिकट कटना एकदम लाजमी दिख रहा था, बहुत दिनों से कयास भी लग रहे थे, और उनका टिकट पार्टी ने काटा। उसके जगह पर मिथिलेश तिवारी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको टिकट दिया गया। उसी तरह से आप देखिए जैसा मैं बड़ा चेहरे होने के बावजूद भी जो परफॉर्मेंस नहीं रहा, उनका टिकट काटा गया है, चाहे वो छेदी पासवान हो, अश्विनी चौबे हो, या फिर दूसरे राधा मोहन सिंह का टिकट भी कट गया है। रविंद्र, राधा मोहन सिंह ने अपनी टिकट बचा ली है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी के सर्वे में भी उनका बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन स्थिति नहीं थी, लेकिन पार्टी ने पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को टिकट दिया है। उनका कोई विकल्प वहां नहीं दिख पा रहा था। ठीक है, अगर विशाल अगर बात की जाए, इस अगर हम लिस्ट पर नजर डालते हैं तो क्या यह माना जाए कि इसमें युवाओं को चेहरा दिया बनाया गया है, इसके अलावा जो ग्लैमर है उसका भी तड़का लगाया गया है, और जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं जो कि सीट जिता सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का टारगेट बहुत बड़ा है, तो ऐसे में जो है विनेबल कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टियों के हैं, उनको भी ठीक ठाक तवज्जो दी गई है। बिल्कुल चंदन, देखिए इस पूरी लिस्ट को अगर हम एक लाइन में बताना चाहें तो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट पर बीजेपी ने यहां पर पूरा भरोसा जताया है, चाहे वो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हो या उनकी पार्टी में ही जो एक्टिव लोग थे उन पर भरोसा जताया है। क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में के सुरेंद्रन को केरल से टिकट दिया गया है। हालांकि देखिए केरल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले चुनाव में, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे किए, पूरी तरह से दक्षिण भारत के मिशन को आगे रखा, तो उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं दक्षिण में बीजेपी इस बार कुछ स्कोप जरूर देखने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरी पार्टी से आए तमाम लोगों को इस लिस्ट में जगह मिली है, उन्हें टिकट दिया गया है।
है और इसके अलावा जो ग्लैमर है उनको भी टिकट मिला है। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। यूपी के मेरठ से अरुण गोविल यहां पर चुनावी मैदान में होंगे और साथ ही साथ आप देखिए जो किरण रेड्डी अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हें भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ आप हरियाणा में देख सकते हैं अभी अभी 2 ज्वाइनिंग हुई है, उन दोनों लोगों को लोकसभा का टिकट बीजेपी ने दिया है। ओडिशा काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है बीजेपी के लिए इस बार, क्योंकि पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच में गठबंधन की खबर थी, लेकिन अंतिम मौके पर यह गठबंधन नहीं हो पाया। धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो संबलपुर से चुनावी मैदान में होंगे, जुएल ओरम सुंदरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही प्रताप सारंगी बालासोर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे और संगीता कुमारी सिंहदेव बालांगीर से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बैजंत पांडा केंद्रपाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, पुरी से संबित पात्रा एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो ओडिशा के जो टिकट का बंटवारा है वहां पर भी बड़े चेहरों को, इसमें बीजेडी से आए लोगों को भी जगह मिली हुई है बीजेपी की इस लिस्ट में। और राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में भी तमाम बड़े चेहरों पर ही दांव लगाया गया है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात हम लगातार कर रहे हैं, यहां पर जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर जो मौजूदा विधायक हैं गाजियाबाद से अतुल गर्ग, इससे पहले योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है। अरुण गोविल मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। विशाल आपको बीच में रोकना चाहूंगा, जनरल साहब ने खुद ऐलान तो भले ही कर दिया, लेकिन उनका टिकट कटने की वजह क्या रही? देखिए यहां पर यह कहा जा सकता है कि जो जातिगत समीकरण है उसका थोड़ा ख्याल जरूर रखा गया है, क्योंकि बड़े लंबे समय से गाजियाबाद में यह मांग हो रही थी कि इस सीट पर किसी वैश्य समाज के नेता को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि 2014 और 2019 2 बार से क्षत्रिय समाज से जनरल वीके सिंह आते रहे हैं, वो लोकसभा सांसद बने। यह एक बड़ा पहलू इसमें माना जा रहा है, क्योंकि जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में अच्छा काम किया, शानदार काम किया, तमाम बड़े प्रोजेक्ट वो गाजियाबाद में लेकर आए। लेकिन जो जातिगत समीकरण रहा वो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा इस पूरे समीकरण पर भारी पड़ा है और अतुल गर्ग को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। वीके सिंह जैसे बड़े नाम को भी जो है जगह नहीं मिल पाई है, उनको बताया जा रहा है कि दूसरी जिम्मेदारी देने का भरोसा पार्टी ने दिया है, पहले उन्हें भरोसे में लिया, फिर टिकट काटने का ऐलान किया गया है। जाहिर सी बात है, देखिए जनरल वीके सिंह बीजेपी के कैडर नहीं है, नहीं बहुत और ज्यादा कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन है। एक बड़ा कद से 2014 में उनको उतारा गया और उन्होंने चुनाव जीता, 2014 में भी जीता, 2019 में। ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका कद बीजेपी के कई सांसदों के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन उस वरदान में कहीं न कहीं जनरल वीके सिंह की अपनी छवि भी कामयाब रही है और 2 बार से वो चुनाव लड़े हैं। लेकिन एक तो कह सकते हैं कि उम्र है और हो सकता है कि उनके कुछ जो कैडर है यहाँ के कुछ नाराजगी रही है, जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा होगा स्थानीय कैडर के साथ सांसद का। ये एक छोटी सी जरूर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि पार्टी ने ये जरूर कहा है, उनका टिकट काटने की जगह पर उनसे खुद ही कहवाया तो वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी के कदावर नेता के तौर पर एक उनकी भूमिका कहीं ना कहीं जरूर रहेगी पार्टी के किसी न किसी रूप में। हो सकता है कि उनको बाद में राज्यसभा सदस्य बनाया जाए। तो जनरल वीके सिंह की जो छवि है, उनका कद है, उसको बरकरार जरूर रखा जाएगा। ठीक है, एक हरियाणा का मैं रुख करना चाहूंगा रविंद्र। जिस तरह से हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट दिया गया है, चर्चा यह भी थी कि कुलदीप बिश्नोई को शायद यहां से लड़ाने की बात हो रही थी। अब बिल्कुल देखिए, कुलदीप बिश्नोई की हो रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में कह सकते हैं कि जिस तरह से जेजेपी के साथ वहां पर गठबंधन टूटा है और ये कहीं ना कहीं जाट समुदाय जो हरियाणा का है उसकी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ न जाए कि बीजेपी गैर जाट की वहां पर राजनीति कर रही है। और जिस तरह से वहां पर अपनी अभी देखा आपने कि नई सरकार जो बनी है जेजेपी के बिना वहां सरकार बनी है, तो इसको उस जो असंतोष है उसको काट के और इस वक्त क्या एक रिएक्शन आ रहा है रविंद्र, कंगना रनौत का रिएक्शन आ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देश का शुक्रिया वो अदा करना चाहते हैं, पूरा हमारा समर्थन रहेगा। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो लोकसभा के लिए उनके नाम का ऐलान किया है वो भी उनके जन्म स्थान मंडी से, तो वे काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के लिए अच्छा काम करने की वो कोशिश करेंगी एक कार्यकर्ता के तौर पर और जन सेवा करने की कोशिश करेंगी। कंगना रनौत का ट्वीट आया है, बीजेपी का आभार जताया है और खासतौर पर मंडी से जो उन्हें उतारा गया है उसको लेकर के उन्होंने आभार जताया है। कंगना रनौत लंबे समय से रविंद्र बीजेपी के समर्थन में बोलती रही थी और काफी आक्रामक तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे बाहर हो, आक्रामक तरीके से बीजेपी के समर्थन में बोलती रही थी, जिसका उन्हें यह कहा जाए कि उन्हें पुरस्कार मिला है। देखिए, पिछली बार मंडी जो लोकसभा था वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जो थे वो हार गए थे। मंडी वीरभद्र सिंह का एक मजबूत गढ़ हुआ करता है।
चूंकि अभी 9 विधायक वहां ज्वाइन किए हैं, जिसमें माना जाता है कि प्रतिभा सिंह या उनके बेटे की काफी अहम भूमिका रही है वहां की सरकार के खिलाफ जो बगावत हुई थी राज्यसभा चुनाव के समय। लेकिन उन्होंने प्रतिभा सिंह ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, उनका बेटा ज्वाइन नहीं किया है। तो मंडी से एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो बीजेपी के पक्ष में उसको कर सके, क्योंकि 370 का टारगेट है, इसमें एक सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी अगर चारों सीट जीतना चाहती है तो वहां एक ऐसे कद का चाहिए था जो हिमाचल का भी हो, एक ग्लैमर भी हो, एक पर्सनालिटी भी हो और बीजेपी का वोट बैंक उसके साथ जुड़ जाए। तो कंगना रनावत काफी दिनों से राष्ट्रवाद की बात कर रही थी, हिंदुत्व की बात कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रही थी। और आप देखिए कि जो बीजेपी आरोप लगाते रही है कि जो लेफ्ट ओरिएंटेड माइंडसेट के जो बॉलीवुड हैं या फिर दूसरे जो कलाकार हैं, उनकी काट कहीं ना कहीं कंगना रनावत काफी दिनों से करते आ रही थी। इसलिए कंगना रनावत को एक बीजेपी ने एक कह सकते को ऑब्लाइज भी किया उनके इस योगदान को लेकर, और मंडी की सीट जो महत्वपूर्ण सीट है उसको अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि बीजेपी 4-0 के एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है वहां से हिमाचल प्रदेश से। ऐसे में कंगना रनावत को उतारकर मंडी की जो लोकसभा सीट है उसे भी अपने पाले में करना चाहती है, इसलिए कंगना रनावत को उतारा गया है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक बड़ा इंटरेस्टिंग जो ठीक है रविंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। अरुण गोविल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। अरुण गोविल जी बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है, बीजेपी ने आपको टिकट दिया है? अरुण गोविल से हम बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। इन सब के बीच रविंद्र, गिरिराज सिंह की काफी चर्चा हो रही थी कि एक वीडियो जो आया था जिसमें काले झंडे उनको दिखाए गए थे पार्टी के कैडर की तरफ से ही, उसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन टिकट बचा ले गए हैं। बिल्कुल टिकट बचा ले गए हैं, क्योंकि बीजेपी का मजबूत चेहरा बिहार में है चेहरा, और जो जातीय समीकरण देखा जाए तो बिहार समुदाय के एक नेता के तौर पर भी हैं। तो ऐसे में गिरिराज सिंह का के पुरोधा भी है, राष्ट्रवाद की बात करते रहते हैं, विपक्षी दलों पर हमला करते हैं, लालू यादव और महागठबंधन के बारे में लगातार उनका बयान आते रहता है। ऐसे में बीजेपी ने वहां से सिर्फ 3 सांसदों को काटा, अश्विनी हो या फिर छेदी पासवान हो या फिर मुजफ्फरपुर के 3 सांसदों को टिकट काटा। शिवहर सीट जो जदयू कोटे में चल गई, पुराने जो 17 सीटें थी उसमें 4 सीटें हट गई, बाकी ठीक है। अरुण गोविल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत बधाई अरुण गोविल जी मेरठ से टिकट मिलने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। सर तो पब्लिक सर्वेंट बनने की तैयारी अब करेंगे आप, चुनाव लड़ने की तैयारी, उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगा? पार्टी ने पहले जानकारी दी थी? हाँ नहीं, पार्टी की जानकारी थी मेरे पास, ऐसा नहीं है। तो पर पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मेरी पूरी कोशिश हुई कि मैं उस पर खरा उतरूं। और जहां तक जनसेवा की बात है तो जनसेवा इस रूप में नहीं, लेकिन अदरवाइज दूसरे रूप में तो मैं वर्षों से जनसेवा कर रहा हूँ जी। जो श्री राम के चरित्र से जो भी हमने सीखा वो आज तक जनता की सेवा के लिए ही हमने प्रयोग किया है जी। तो सेवा तो होती ही नहीं है, पर अब ये सेवा जो है डायरेक्ट दूसरी तरह से होगी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जी। बिल्कुल, अगर हम भारतवासियों की बात करें सर, तो हम जो है भगवान राम की छवि आप में ही देखते रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम आप रहे हैं, लेकिन राजनीति में रह करके उस छवि को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए। वो भी राम जी भली करेंगे, जब तक अब तक राम जी ने सब अच्छा किया तो आगे भी सब अच्छा ही होगा, है ना जी। और मैं मेरठ में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरठ में मैंने सारी अपनी पढ़ाई की है, मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल मैंने मेरठ में गुजारे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरठ वासियों का पूरा सहयोग, प्यार, स्नेह सब कुछ मुझे मिलेगा और मैं अपनी इस परीक्षा में खरा उतरूंगा जी। भगवान राम के मंदिर का इस बार जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप कितना अहम मुद्दा ये मानते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा कितना अहम रहने वाला है 2024 के चुनाव में? इस वक्त हम ये राजनीति की बातें नहीं करेंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया अरुण गोविल जी जी न्यूज से बात करने के लिए। तो मेरठ से अरुण गोविल जी को टिकट दिया गया है और उन्होंने ये कहा कि मर्यादा का वो पालन करने की कोशिश करेंगे, राम जी ही रखेंगे। तो मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी की ओर से, और दिलीप घोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की ओर से उनके टिकट का ऐलान किया गया है। दिलीप घोष जी बधाई हो, आपको टिकट का ऐलान कर दिया गया है। घोष सर सुन पा रहे हैं हमें आप? हाँ जी बोलिए। कितनी चुनौती देखते हैं आप इस बार 2024 में पश्चिम बंगाल में? आप लोगों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए 2019 में जब अपनी संगठन नहीं थी, बंद रही थी, उसी समय हमने लड़ाई किया। हमारे
लाखों नौजवान साथियों के साथ लड़ाई किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी, जो हमारे उस समय के अध्यक्ष थे माननीय अमित भाई, उनके नेतृत्व में हमने लड़ाई किया और 18 सीट हमको मिले जी। लगभग सारे जगह हम लोग बाकी दूसरी जगह में थे। तो बंगाल ने हमको एक्सेप्ट करना शुरू किया और विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के नाते हमको स्वीकृति भी मिली है। और जो उस समय के युवा कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए थे 7-8 साल पहले जी, वो लगातार काम करते गए, हर क्षेत्र में हमारा संगठन का विस्तार हुआ। आज वो सदैव कार्यकर्ता है। हमारे पास लगभग 70 MLA हैं और 17-18 MP है जी। इतने सारे नेता सब मिलकर इस बार लड़ेंगे और हमारे माननीय अमित भाई ने जो टारगेट दिया 35 सीट का, उसी तरह उसके आस-पास ही हम पहुंचेंगे। दिलीप घोष जी, सवाल ये है कि जिस तरह से इस बार बीजेपी कम से कम 25 सीटों का लक्ष्य लेकर बंगाल में जो चल रही है, उसमें कितनी सफलता मिल पाएगी? सफलता तो मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बीजेपी की जो काम है देश भर में, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इमेज है, इसके चलते देश में कोई विकल्प नहीं है। और बंगाल में जो पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, टीएमसी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ है ही नहीं, आपस में मारकाट है। तो जनता यहाँ से मुक्ति मांग रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प बनेगा। तो ये सब मिला करके हम पार्टी को और उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी उठाएगी इस लोकसभा चुनाव में, दिलीप घोष जी? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार तो पहले से ही रहा, लोग उससे जर्जर है भ्रष्टाचार से। और अभी संदेशखाली जैसी घटना हुई है, कानून व्यवस्था की, लोगों की सुरक्षा की, महिलाओं की सम्मान की मामला सर्वोपरि है। और भ्रष्टाचार यहाँ शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, रेशम में, सारे मंत्री जेल में है जी। कुछ लोग अभी इंक्वायरी में फेस कर रहे हैं सीबीआई ईडी को। तो ये जनता इससे बहुत परेशान है, लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी इसकी पूरी फायदा उठाएगी। जी। दिलीप घोष जी, अगर बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2022 में हालांकि उतने अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई थी विधानसभा चुनाव में। हमारी तरफ से आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो बीजेपी ने आज अपनी 5वीं लिस्ट का ऐलान कर दिया है। दिलीप घोष को वर्धमान दुर्गापुर से टिकट दिया गया है। उन्होंने अब से हमसे बातचीत की और कहा है कि टीएमसी के कुशासन के खिलाफ उनकी लड़ाई रहेगी।